हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने चैनल पर बच्चों। और आज की ये क्लास लेट होने की वजह स्टूडियो के अंदर थोड़ा सा कुछ एसी से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। कुछ वर्क नहीं कर रहा था, इस वजह से जो है पॉसिबल नहीं हो रही थी कि क्लास इसमें जो है चलाया जा सके। इस वजह से ये थोड़ी सी क्लास लेट हो गई आज, लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो गया है और अभी कोई समस्या नहीं है। तो बच्चों, एक तो पहली बात सबसे बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि आपका चैनल अब YouTube ने ठीक है मोनेटाइज कर दिया है, जो कि आप लोगों के अथक प्रयास से, आप लोगों के अथक सहयोग से हुआ है। तो इसलिए बधाई के आप सभी पात्र हैं और सभी को तहे दिल से बधाइयां और बहुत बहुत बधाई। सबने बहुत मेहनत की, कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई की इस चैनल पर, जिसकी बदौलत ये चैनल फेमस हुआ। आज जो है 1230 से भी ऊपर जो है सब्सक्राइबर चले गए हैं और वॉच आवर भी जो ठीक है जो भी हमारा टोटल टारगेट होता है वो सब कंप्लीट हुआ और यूट्यूब ने इसको मोनेटाइज कर दिया। अब आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, चैनल पर आप देख रहे होंगे ज्वाइन बटन, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी बिना रिसोर्सेस के नहीं चलता है। तो अब उसमें हम जरूर फीस नहीं लेते हैं आपसे, कोई फीस हम चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, क्लासेस चलाने के लिए कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, वो चलती रहेगी, कभी भी उसके लिए आपसे हम ठीक है कोई भी फी के लिए नहीं कहने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि अगर आप देखें तो ये जो चैनल है, इस चैनल को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं, कहीं आपको लगता है कि अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो फिर वो ज्वाइन में मेंबरशिप लेकर के आप ज्वाइन बटन में जाएंगे, मेंबरशिप लेकर के जो भी आपसे हेल्प हो सकती है वो चैनल के लिए करिएगा। तो उसके लिए जो है हम आपका तहे दिल से जो है आभारी रहेंगे। और कहीं ना कहीं आपको जो है इस चैनल को, आपके अपने चैनल को अभी और फेमस करना है, इसको और आगे तक बढ़ाना है। लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो चैनल पे कंटेंट चल रहा है ये सच में आज से 2 साल बाद की अगर मैं बात करूं या 3 साल बाद की भी बात कर दूं तो ये चैनल का कंटेंट हर एक बच्चे के पास होगा। ऑलमोस्ट इंडिया में जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, उनके पास नीट के लिए, जेई के लिए, 12 के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए यही केमिस्ट्री का चैनल होगा। ठीक, वो आपके सहयोग से ही होगा, क्योंकि आपका जो प्यार देखने को मिल रहा है बच्चों, 6 महीने के अंदर इतनी जल्दी कोई भी चैनल नया मोनेटाइज नहीं होता है और ना ही उसको जो है इतनी वैल्यू मिलती है। लेकिन आपने उसको सहयोग जो है किया, आपने अपना प्यार दिखाया, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और हम कमिटमेंट करते हैं कि आपको पहले भी कहते आए हैं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के ही दम लेंगे, एम्स तक पहुंचा के दम लेंगे, IIT में पहुंचा के दम लेंगे। और 12 वगैरह में जो भी आपके मार्क्स आते हैं, देखें इस बार भी रिजल्ट बहुत जबरदस्त सबके सब आए हैं, और नीट का भी रिजल्ट अवेटेड है, वो भी आएगा। तो जो बच्चे अच्छा किए हैं उनका रिजल्ट आ ही रहा है। तो सबके लिए जो है हम कमिटेड है और बिल्कुल तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया एक बार फिर से अदा करना चाहता हूं बच्चों, सभी सब्सक्राइबर का, सभी व्यूअर्स का, और सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का, सबका। और YouTube टीम का भी, जो YouTube है ठीक है, YouTube जो चैनल है उसके सभी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो है हमारे चैनल को जो है मोनेटाइज किया, इस लायक समझा, और बिल्कुल हम कभी उन्हें निराश नहीं करेंगे। और तहे दिल से शुक्रिया अदा सभी का एक बार फिर से। और आज की क्लास जो है ये काफी महत्वपूर्ण क्लास है बेटा। प्लाज्मा बैच जो ड्रॉपर्स के लिए हमने लॉन्च किया हुआ है, उसमें क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। कल भी आपने देखा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की क्लास चली थी, और अब आज भी यहाँ पर जो क्लास चलने जा रही है ये केमिकल काइनेटिक्स की आज क्लास है, क्योंकि आज का दिन जो होता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, बच्चा ये क्लास 12 का कोई ना कोई कंटेंट जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, इसका डे है। और इसके अलावा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे की जो क्लास हमारी होती है, वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे की क्लास बच्चा लोग वो होती है 11th के कंटेंट से, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। तो आज का अपना जो टॉपिक है बेटा वो है केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर नंबर 5 में अरेनियस इक्वेशन। जी हाँ, इससे पहले आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है, अभी अरेनियस इक्वेशन की तरफ जाएंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा एक मैं आपको जो इक्वेशन है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या nth ऑर्डर, उसके लिए एक मैं जनरल इक्वेशन जो है मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग जो है आर्हेनियस इक्वेशन को शुरू कर लेंगे बेटा।
ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फुल ऑन तैयार हो जाइए एंटरटेनमेंट के लिए, जो कि आपको मिलने वाला है केमिकल काइनेटिक्स के खेल में। ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स का जो खेल है बहुत कठिन खेल होता है, लेकिन इसको हमने जो है आपके लिए बना दिया है एकदम आसान बच्चा, इतना आसान कि इसको आप जो है कुल्फी की तरीके से आराम से मुंह में रखिए और आप दिमाग तक ले जाइए। ठीक है, बिल्कुल ठंडे तरीके से दिमाग में ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्वाइन करिए, सहयोग करिए चैनल के लिए डेफिनेटली। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा आज की क्लास की। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो आप देखते हो, अगर मान लेते हैं कोई nth ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर कोई nth ऑर्डर की बेटा रिएक्शन है, सपोज दैट nth ऑर्डर, तो nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए बेटा जो यहाँ पे ठीक है हम यूज करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, वो क्या होता है उसको डेराइव वगैरह आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। आखिर करना कि आपको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे इसका बेटा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हालांकि नीट में तो मुश्किल है ना, लेकिन कभी भी एनटीए का मूड नहीं पता है भाई कि क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस दे सकता है, क्योंकि जितने चैप्टर बचे हैं 19, 11, 12 मिला के उतने से ही नीट का क्वेश्चन पेपर बनेगा। आई एम नॉट श्योर। ठीक है, और मैं इतना बड़ा कभी भी ठीक है रिस्क नहीं उठा सकता, तो इसलिए हमें पूरे 30 चैप्टर्स पढ़ाने हैं, आपको पूरे 30 चैप्टर पढ़ने हैं, हमें और आपको मिलके अपना लक्ष्य जो है वो अचीव करना है और प्लाज्मा की तरीके से पहुंच जाना है एक विशेष स्थिति में, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जैसी स्टेट होती है, एनर्जी से एकदम भरपूर। ठीक, पढ़ाई करिए जम के, हम हैं आपके साथ में। देखिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, K इज इक्वल टू, ध्यान देना बच्चा, 1 डिवाइडेड बाई n-1 कर देना प्यारे बच्चों, और ब्रैकेट के अंदर में 1 डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पे आप k इक्वल टू 1 बाई n-1t लिख रहे हो, n-1t बच्चा ध्यान देना, 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n-1। ठीक है, यहां -1 बाई a टू द पावर ठीक n आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चा इक्वेशन पे, जो आपके सामने इक्वेशन इस समय लिखा हुआ है, जबरदस्त इक्वेशन है, इसको चाहो तो आप एक तरीके से चेक भी कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपके दिमाग में एक चेक करने के लिए आया कि आखिरकार ठीक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप बात जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर इसको मत आप लगाइएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आप देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं, यहाँ पे जो n की वैल्यू है, यहाँ n की वैल्यू ठीक है 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कुछ भी चलेगा, लेकिन 1 मत लीजिएगा, 1 आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लॉग के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि n की वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं कि 2 है, ठीक, इफ n इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर है मान लेते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर की अगर रिएक्शन होगी तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आप जानते हो k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू टी, यानी कि यहां पे क्या आएगा, ठीक 1 डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ a टू द पावर n-1 और ये नहीं है, ठीक, a माइनस x टू द पावर n-1 है। थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटी सी चूक हुई है मुझसे लिखते समय। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको, a माइनस एक्स टू द पावर, ठीक है, n-1 करना है बेटा, a माइनस एक्स टू द पावर n-1। ठीक है, यही करना है आपको, ये थोड़ा सा क्लियरली जो है लिख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा कंफर्म भी कर देता हूं इस फार्मूले को पूरी तरीके से, ताकि ये एकदम कंफर्म हो जाए। बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। बस यहां पे क्या करना है, यहां पर भी n-1 करना है। ठीक है, अब जरा ये देखते हैं बेटा, जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन आ रही है तो k इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू टी, ठीक है, ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स की पावर बेटा। अब जरा देखिए n-1 है तो 2 माइनस 1 आ गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n-1 में 2 माइनस 1 आ गया। तो जो आपके सामने फॉर्मूला आ रहा है वो 1 डिवाइडेड बाई टी आ गया बेटा। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स आ गया, ठीक, और माइनस 1 बाई a आ गया। तो ये जो आपका फॉर्मूला आ गया ना, ये आपका ठीक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है बच्चा, ध्यान रखेंगे इस बात का कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हम निकालते,
तो वो तो आपको जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल टू, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप जानते हो, उसके लिए इस फॉर्मूले को मत लगाना। फॉर फर्स्ट ऑर्डर यू नो वेरी वेल क्या होता है, K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T इंटू लॉग A बाई A माइनस एक्स होता है, ये आप जानते हो। लेकिन अभी आपने देखा ये किसके लिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर। ऐसे अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमारी होती तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या देखते हैं, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बेटा, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू टी इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 बाई a माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n माइनस 1, यही है। और n इक्वल टू यहाँ पर 3 अगर लगाते हैं बेटा तो K इक्वल टू आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इंटू टी, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 बाई a माइनस एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a टू दी पावर 3 माइनस 1, यानी कि आप देख सकते हैं कि 1 बाई 2t आ गया इंटू 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया माइनस 1 बाई a स्क्वायर आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बेटा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कि कमाल का इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको कभी निराश नहीं करने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आप बहुत ध्यान से लिख लीजिए, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे जो है ठीक इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन बनाते हो। अगर आप यहाँ पे हाफ लाइफ निकालना चाहो तो आप हाफ लाइफ बड़े आसानी से निकाल सकते हो। जरा ध्यान से देखो हाफ लाइफ के लिए एक्सप्रेशन इसी से क्या बनेगा, जरा आप देखिए हाफ लाइफ, ठीक, जरा आप देखिए हाफ लाइफ की अगर बात करें तो हाफ लाइफ फॉर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यूं तो इसके लिए ठीक एक हाफ लाइफ का भी सीधा सीधा इक्वेशन है, लेकिन अगर आप भूल ही जाए कभी ना उसको याद कर पाए तो आइए फिर अभी हमने देखा ही है K इक्वल टू क्या चल रहा है 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू टी है इंटू ब्रैकेट के अंदर रखें तो 1 बाई a माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 है माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, a टू दी पावर n माइनस 1 है बेटा। अगर यहाँ देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा हमारे पास मान लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक, n इक्वल टू 2 है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब t इक्वल टू जब t हाफ होगा बेटा तो इसका मतलब जो हमारा a माइनस एक्स में मान लेते हैं कि जो हमारा a है a माइनस एक्स है वो दरअसल कितना हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2, जो a माइनस एक्स है वो a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, पूरा पूरा a माइनस एक्स की वैल्यू a की आधी रह जाएगी, डन, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, k बराबर क्या कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई n की जगह पे आप क्या लिखोगे, n क्या है सेकंड ऑर्डर है, 2 माइनस 1 1 बचेगा, t को t हाफ हमने लिखा, इस t हाफ को यहाँ पे पहुंचा देना और इस k को यहाँ पे पहुंचा देना, तो 1 बाई k आ जाएगा। ब्रैकेट में अगर देखोगे आप तो 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे a बाई 2, यानी कहने का मतलब कि a डिवाइडेड बाई 2 लिखा, होल टू दी पावर n माइनस 1 का बेटा मतलब है कि ये 1 ही आ जाएगा, माइनस लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1 ही आएगा। तो अगर चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं t हाफ बराबर 1 बाई k इंटू ब्रैकेट में देखोगे बेटा 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 1 बाई a आ रहा है। मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली बच्चों को शायद ये बात समझ में आ गई होगी बेटा कि यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि t हाफ इज इक्वल टू 1 बाई k और यहाँ पे अगर आप a आपने एलसीएम ले लिया तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो t हाफ इज इक्वल टू अगर आप देखोगे बेटा तो 1 बाई k इंटू ए, ये आपका रिलेशन आ रहा है बेटा, ठीक, 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, k इंटू ए, 1 बाई के ए, ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गया 1 बाई के ए। जबकि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके केस में क्या रहता है रिलेशन, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे स्लोप से ज्यादा मतलब होता है बेसिकली, अगर आप देखो तो यहाँ पे ये y इक्वल टू देखोगे आप तो mx लगाओ आप, तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या कि जो y एक्सिस है ना इस पे आपको दिखाई देगा क्या बेटा t हाफ, x एक्सिस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है 1 बाई a, जरा ध्यान से देखो बेटा 1 बाई a, यानी यहाँ पे अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूं, ठीक है, किसके किसके बीच, t हाफ के बीच में और 1 बाई a के बीच में, तो फिर ये ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन चलेगा। डन बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये मेरा ग्राफ ऐसे चलेगा 1 बाई a वर्सेस t हाफ में ग्राफ इस तरीके से चलेगा। इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ये बात ध्यान रखना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ का इक्वेशन कैसे चलेगा, ठीक है, क्लियर है। t हाफ फॉर, ठीक, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अभी आपने देखा एक्सप्रेशन क्या आया, t हाफ बराबर 1 बाई, ठीक है, क्या आ गया k इंटू ए बेटा,
ठीक है, अब ए क्या है बेटा, दूसरे शब्दों में बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन है। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ए नॉट भी लिख सकते हो, के इंटू ए नॉट लिख सकते हो, ठीक है। जबकि आपने जीरो ऑर्डर के लिए देखा था क्या था कि टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k हुआ करता था, ये जीरो के लिए था। ठीक, फर्स्ट के लिए क्या था, आपको याद होगा फर्स्ट के लिए टी हाफ की वैल्यू कितनी थी, 0.693 डिवाइडेड बाई के आ रखी थी। ये आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ग्राफ यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि टी हाफ लीजिए वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 1/a0 लीजिए, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा और ग्राफ आएगा, और इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी 1/k, स्लोप विल बी 1/k। डन। तो मेरे ख्याल से एक बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही कॉन्साइज है, बहुत अच्छे से समझ आने वाली चीज है, तो ये आप कर सकते हो। और इनवर्स रिलेशन में आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे पहले मैंने टी हाफ का एक रिलेशन आपको बताया है, 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n-1 चलता है, लेकिन अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट रिलेशन क्या है ये नहीं मैंने आपको बताया था, जो कि मैंने आज आपको एग्जैक्ट रिलेशन बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं हम लोग आगे, और अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें टी हाफ भी nth ऑर्डर के लिए लिखना हो तो आखिर टी हाफ को कैसे लिखेंगे। ठीक है, टी हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, यहां देखते हैं बेटा टी हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से देखिए, आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n-1 इंटू टी। कई बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई a टू दी a माइनस x टू दी पावर n-1 माइनस 1 बाई a टू दी पावर n-1। अब मान लेते हैं बेटा यहाँ पे कि a इज इक्वल टू लेट a इज इक्वल टू a नॉट, तो a माइनस एक्स इक्वल टू a नॉट बाई 2 हो जाएगा। जबकि जो हाफ लाइफ है उसमें टी हाफ जो है, ठीक, फॉर nth ऑर्डर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो nth ऑर्डर के लिए निकालेगा तो जाहिर सी बात है बेटा कि जब t बराबर टी हाफ होगा तो ये रिलेशन होगा, तो टी हाफ कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई n-1 इंटू के मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई, ठीक, a माइनस एक्स को a नॉट बाई 2 लिख सकते हो आप, यानी कि इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई, ठीक, a नॉट। अब इस होल की पावर अगर आप लिखना चाहो तो इसकी पावर है bn-1 और इसकी पावर भी n-1 कर दिए, -1 डिवाइडेड बाई a नॉट की पावर n-1 करेंगे बेटा। अगर a नॉट की पावर n-1 अगर आप कॉमन ले लेते हो, ठीक है, मतलब एलसीएम टाइप ले लेते हो, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सप्रेशन कैसा बनने जा रहा है। ठीक, दिस विल बी लाइक दिस वन। ठीक है, यहाँ पे a नॉट n-1, ठीक, पावर के साथ में ये आपने एलसीएम ले लिया, तो इट विल बिकम 2 टू द पावर n-1 और -1। ये आपका रिलेशन इस तरीके का आ गया, कमाल का रिलेशन है, इसमें कहीं पर भी मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। a नॉट टू द पावर n-1 को आप बाहर ला सकते हैं और अंदर में आपको n टू द पावर n-2 टू द पावर n-1 -1 मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कमाल का इक्वेशन आपके सामने है और बहुत अच्छा प्यारा इक्वेशन है। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, मेरे ख्याल से काम चला देगा आपका बहुत सारी जगहों पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत कॉन्साइज है, मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप सीख लीजिए इस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n-1 इंटू टी, ब्रैकेट के अंदर याद रखिए 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल टू दी पावर n-1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n-1। कितना आसान है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ठीक, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा मेरे ख्याल से। आइए अब बात करते हैं हम लोग आर्हेनियस के इक्वेशन की। ये तो हमारी जो nth ऑर्डर की रिएक्शन थी उसके वगैरह के लिए हमने जो है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालने का सीधा सा तरीका आपको शॉर्टकट बता दिया। अब जरा आप देखेंगे कि कैसे आखिरकार इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। टॉपिक बेसिकली हमारा जो आर्हेनियस क्वेश्चन है, बेसिकली ये आता कहां से, बिलोंग किसको करता है? ये टॉपिक बिलोंग करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इस टॉपिक को बेटा बिलोंग करता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, ये टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, इफेक्ट ऑफ जो आर्हेनियस इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से सबसे पहले आपने कंसंट्रेशन पढ़ा, जिसमें आपने टोटल ऑर्डर वगैरह पढ़े, ठीक है, मॉलिक्युलैरिटी वगैरह पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। और अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो? नाउ यू आर स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन।
तो जनरली एक बात याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा आपसे कि टेम्परेचर बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर 10 डिग्री सी टेम्परेचर बदल दें तो आखिर रेट ऑफ रिएक्शन कितना बदल जाएगा। तो ये पहली चीज याद रखना प्यारे बच्चों कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बदलने से रिएक्शन का रेट दुगना हो जाता है। फॉर ईच, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है बच्चों को, फॉर ईच 10 डिग्री सी चेंज इन टेम्परेचर, फॉर ईच 10 डिग्री सी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है आपको, यानी रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाता है फॉर ईच 10 डिग्री सी। तो अब सवाल उठता है कि ठीक है, रेट इज इक्वल टू, ठीक है, 2 टू द पावर, ठीक है, मतलब यहां R1 हो गया, ठीक, इंटू 2 टू द पावर, ठीक है, 1 हमने लिख दिया। 1 कब होगा? जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज होगा। जब डेल्टा टी इक्वल टू 10 होगा, 10 डिग्री सी होगा, तो यहां पर 2 का पावर 1 लगाएंगे आप। लेकिन अगर जो है, ठीक, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फॉर 20 डिग्री सी चेंज इन टेम्परेचर, याद रखना, ठीक, क्या हो जाएगा रेट? R1 इंटू 2 टू द पावर 2, यानी कि 4 टाइम हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाएगा। इट बिकम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा। यहां देखिए तो 2 टाइम्स हो गया, डन। इसके बाद आगे देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे यहां पे, ठीक, अगर मान लेते हैं कि फॉर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज, ठीक है, टेम्परेचर चेंज 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है, न्यू रेट जो आएगा वो R1 इंटू 2 टू द पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 8 टाइम्स आ जाएगा बेटा। और अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं या चेंज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर यहां हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये बात समझना है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एवरी टाइम, तो इंक्रीज कर रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आप देखेंगे यहां पे कि जो रेट है दिस इज इक्वल टू R1 इंटू 2 टू द पावर 4 आ जाएगा बेटा। तो ये यहाँ पे देखोगे तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टाइम्स हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 16 टाइम। तो ये बात आपको बहुत ही ध्यान से जो है याद रखनी है बेटा कि आखिरकार किस तरीके से जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो, ठीक है, चेंज हो रहा है। 2 टाइम, 4 टाइम, 8 टाइम, 16 टाइम्स, ठीक, ईच 10 डिग्री सी से रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, क्या हो जाता है, ठीक है, 2 टू द पावर, ठीक है, जो आप लिख रहे हो यहाँ पर इसकी पावर लगा रहे हो, वो बेसिकली आपको क्या करना है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10 कर देना है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10 कर देना है। क्लियर है? तो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10 है, यहाँ पे जो पावर आ रही है, ठीक, रेट इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई, ठीक, 2 टू द पावर डेल्टा टी बाई 10 करिएगा। तो डेल्टा टी बाई 10 जो है, ठीक, ये करेंगे आप, डेल्टा टी हम जानते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 1 आ जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 10 2 आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 10 3 आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 10 4 आएगा। तो ये कमाल की चीज है, ये बहुत कम बच्चे ये वाली बात जानते हैं, ठीक है। और आगे अब चलते हैं हम लोग, ठीक, नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ कि आखिरकार ये जो रिएक्शन का रेट है ये कैसे बदल रहा है टेम्परेचर बदलने से, यानी कि रिएक्शन का रेट टेम्परेचर बदलने से आखिर बदलता क्यों है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो वाई, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन, वाई रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस ऑन चेंज इन टेम्परेचर, ऑन चेंज इन टेम्परेचर। ये बात, पहली बात याद रखनी है कि टेम्परेचर बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बदलता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से बात, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है, आइए यहां पे बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसके लिए जो यहां पे, ठीक, बोल्ट्जमैन, ठीक, और मैक्सवेल का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जरा उसको स्टडी कर लेते हैं कि आखिरकार काम कैसे हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये सीधे सीधे कर्व का नाम आपसे पूछ लिया जाए, ठीक, साथ में पानी भी पीते रहते हैं, हो सकता है कि सीधे सीधे बेटा आपसे ये क्या पूछ दे, ठीक, कर्व का नाम ही पूछ दे।
ठीक है, अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को वो पूछ सकता है। ध्यान देना, वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक्स एक्सिस पे आपको बेटा क्या लेना है, यहां पे ध्यान देना है, एक्स एक्सिस पे बेटा आप लोगे एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपने कर्व खींचा है। अब बात ध्यान दीजिएगा, ये कर्व मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने जब कर्व खींचा तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरीके का आता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ कर्व किस तरीके का आता है, कर्व कुछ इस तरीके का आता है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। कर्व कुछ इस तरीके का मान लीजिए आया। अब इस कर्व में जो पीक है, पहली बात जो पीक है वो क्या शो कर रहा है, पीक ये शो कर रहा है कि मैक्सिमम जो फ्रैक्शन है, ये देखिए ये फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, तो इतना फ्रैक्शन जो मैक्सिमम फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी इतनी है। ठीक, ये मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, मैक्स प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये होगी एक तो बात। दूसरी बात यहां पे ये देखेंगे बेटा कि यहां पर एक हमने, ठीक है, क्या किया है, ठीक, एक यहां पे हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर सेट कर दिया। बेटा आप समझिएगा, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है आपका, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने वाला जितना भी फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो फ्रैक्शन है जो यहां पे इसको क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये फ्रैक्शन ही आपका एक्टिव मॉलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन है जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है। बात समझिएगा ध्यान से बेटा। इसी ग्राफ को अगर आप जनरली एक ग्राफ देखते हैं जो आप प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में, जैसे आप प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस यहाँ पे एनर्जी कर्व जब आप खींचते हो तो आप यहां देखते हो कि बेटा यहाँ पे ये आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे बेटा आप देखते हो कि एक जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है, वो एनर्जी बैरियर ये है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर TEB है। अब जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर अगर हो गई, कितनी तो एनर्जी इनकी रिएक्टेंट की A और B की मान लेते हैं कि रिएक्टेंट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये एवरेज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर इन मॉलिक्यूल्स को आपस में टक्कर होने पे इनकी एनर्जी इसको टच कर जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को, देन दे विल, ठीक है, क्रॉस द एनर्जी बैरियर टू रीच इनटू द प्रोडक्ट। मान लेते प्रोडक्ट ये आ गया और प्रोडक्ट की एनर्जी आप देख रहे हैं रिएक्टेंट से कम है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। ठीक है, बात समझिएगा। अब यहां पे जो ये वैल्यू आप देख रहे हो, दिस वन वैल्यू एवरेज काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में, ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अगर बैकवर्ड रिएक्शन की हम काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है उसके लिए ये हमें कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, EA बैकवर्ड। ठीक, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है EA बैक EA फॉरवर्ड में क्या रिलेशन है। ठीक है, गुड इवनिंग नैनांश। ठीक है बेटा सभी बच्चों को। तो अभी देखना है हमको कि ये तो एक्सोथर्मिक था, एंडोथर्मिक में क्या होगा, जो ठीक है प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से, ठीक है, क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो एंडोथर्मिक होती है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट अभी इस बात से है कि प्रोडक्ट आखिर कौन बना रहा है, वही बना रहा है जो एक्टिवेशन एनर्जी जिसके पास है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को जो क्रॉस करेगा वही क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक्टिव, और ऐसे मॉलिक्यूल के कोलिजन्स को ही बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन, या ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन ही कहलाएगा एक्टिव फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये फ्रैक्शन एक्टिव मॉलिक्यूल्स का। तो ये अगर आप देखें तो ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स है बेटा। तो दिस फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से बात, ये बच्चों आपको बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। अब अगर बात समझें तो ये टेम्परेचर T पर है, ये टेम्परेचर कितने पर है, एट T टेम्परेचर। अब मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की सबसे बड़ी खासियत है कि ये प्रोबेबिलिटी कर्व है।
दिस इज अ प्रोबेबिलिटी कर्व। ये मेरे बच्चे बहुत भली भांति सभी मेरे प्यारे बच्चे ठीक जानते हैं कि ये जो कर्व है ये एक तरीके का प्रोबेबिलिटी कर्व है। तो चूंकि प्रोबेबिलिटी कर्व है तो प्रोबेबिलिटी कभी भी टोटल प्रोबेबिलिटी तो चेंज होगी नहीं। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कहीं ना कहीं तो बेटा चेंज होगी, और हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर चेंज होगी तो फिर ठीक है कैसे चेंज होगी, एनर्जी इंक्रीज ही होगी टेम्परेचर बढ़ाने से, आप जानते हैं वेरी वेल। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा तो श्योरली क्या होगा, जो ये फ्रैक्शन है ये भी आगे खिसकेगा। जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी प्लस हो गई, बढ़ गया, यानी पूरा कर्व आपका राइट को शिफ्ट होगा। पहली बात, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कर्व शिफ्ट्स टू राइट, दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है बेटा अभिनव, ठीक है। तो बधाई हो आप सभी को, चैनल आपका मोनेटाइज हो गया आप सभी का, और अब आप जो है एक मोनेटाइज चैनल पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से वेरीफाइड मोनेटाइज चैनल पे पढ़ाई कर रहे हैं, और इसको जो है लाइक करिए, शेयर करिए अब दबा के, और पढ़ाई करिए जम के। ठीक है, और खुश रहिए सभी लोग, पढ़ाई करिए खूब बढ़िया से। क्लियर है? चलिए अब आइए देखते हैं, टेम्परेचर टी से अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपने पीछे देखा है, ठीक है, हमने जो डेटा दिया कि रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। डबल क्यों होता है? क्योंकि ये जो फ्रैक्शन एक्टिव मॉलिक्यूल का ये इंक्रीज कर जाएगा। कैसे करेगा इंक्रीज? क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तो यही है। अब पूरा कर्व अगर हमारा राइट शिफ्ट किया तो पहले तो कर्व को ठीक अगर आप ध्यान से देखें तो ये फ्रैक्शन एक्टिव मॉलिक्यूल था, और ये सभी का सभी इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स थे। इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो टोटल थी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। अभी जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो कर्व है उसको हम ग्रीन से शो करते हैं। ये कर्व हमारा इस तरीके से बच्चे शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट। ये टेम्परेचर T + 10 डिग्री सी पर है, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, एट टेम्परेचर T + 10 डिग्री सी, 10 डिग्री सी का अगर राइज करेंगे, स्मॉल टी इसको आप कर दीजिए, दिस इज स्मॉल टी, ठीक, क्योंकि नहीं तो कैपिटल टी करेंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे। तो स्मॉल T + 10 डिग्री सी, तो T + 10 है, कुल मिलाकर के टेम्परेचर चेंज की बात कर रहा है कि डेल्टा T 10 है, डेल्टा T is 10, कैपिटल टी में 10 नहीं जुड़ा गया, डेल्टा T is 10, तो इसलिए चिंता मत करिए। तो अब यहां पर बात ध्यान दीजिएगा, अगर T कहें और ये T + डेल्टा T में, ठीक है, डेल्टा T जो है इसमें ये यहां पर 10 है, तो T + 10 याद रखिएगा, डिग्री सी नहीं। ठीक, स्मॉल T + 10 कर सकते हैं, स्मॉल टी कर सकते हैं, उसको कैपिटल T + डेल्टा T कर देंगे तो डेल्टा T में 10 है, ठीक, केल्विन। अब यहां पे देखेंगे कि जो हमारा एनर्जी बैरियर है वो तो वही है, लेकिन क्या ये फ्रैक्शन अब एक्स्ट्रा नहीं हो गया इफेक्टिव, यानी क्या ये फ्रैक्शन एक्स्ट्रा नहीं हो गया, ये फ्रैक्शन बढ़ गया, एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ गया, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने वाला फ्रैक्शन बढ़ गया है। जब फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल बढ़ गया बच्चा तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, और रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ जाता है 10 डिग्री से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर दो गुना क्यों हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 2 गुना क्यों होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात अभी डिटेल में होगी कि आखिर 2 गुना ही क्यों हुआ, ठीक है, 3 गुना क्यों नहीं हो गया। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल तो बढ़ता है, ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, लेकिन आर्हेनियस ने इसके पीछे जो कारण बताया, ये ठीक आर्हेनियस का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है, आर्हेनियस ने इसके लिए बताया कि जो रेट लॉ कांस्टेंट K होता है वो दरअसल, ठीक, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, दरअसल एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई असर टेम्परेचर का नहीं पड़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए टेम्परेचर का, टेम्परेचर डज नॉट चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो आपकी है, ठीक, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ठीक चेंज होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जो है
और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसके बीच का गैप उतने का उतना ही है। लेकिन आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर हाई हो गई तो अब आपके लिए एक्टिवेशन एनर्जी फंक्शनली कम हो गई। ये बात ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। एक्टिवेशन एनर्जी को अगर कोई डाउन कर सकता है तो वो केवल पॉजिटिव कैटलिस्ट डाउन करता है। अब आइए बात समझते हैं। आर्हीनियस जो ठीक एक्सप्लेन करते हैं, इक्वेशन वाइज करते हैं फॉर, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। आइए इसको बात करते हैं। बात ध्यान समझिएगा। आर्हीनियस ने बोला कि जब आप टेम्परेचर बदलते हो तो आपका रेट लॉ कांस्टेंट के बदलता है। रेट लॉ कांस्टेंट के बदल जाने से ही रिएक्शन के रेट में बदलाव आता है। इन्होंने रिएक्शन के रेट लॉ कांस्टेंट के टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही आर्हीनियस का इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ये क्या कहता है, थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है ऑन increasing the temperature, on increasing the temperature, rate law constant is changed बच्चा जी, ठीक, ये इंक्रीज होता है, के बढ़ता है, और के बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक, एज के इंक्रीजेस, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बच्चा। अब यहां पे जो इन्होंने एक्सप्रेशन दिया वो क्या दिया, जरा समझना है, k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये आर्हीनियस का एक्सप्रेशन है, इसे आपको याद रखना है। k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी को याद रखना है, इस एक्सप्रेशन को, जहां पे k क्या है, यू नो वेरी वेल कि k क्या है, रेट लॉ कांस्टेंट है बेटा, k क्या है बेटा, रेट लॉ कांस्टेंट है। ए क्या है, ए है आर्हीनियस का कांस्टेंट या आर्हीनियस पैरामीटर बेटा। ई ए क्या है बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। टी क्या है बेटा, टी इज टेम्परेचर। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बेटा। तो आप बात ध्यान से समझिए, k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ये रिलेशन आर्हीनियस ने दिया। इस रिलेशन में सारी मीनिंग्स मैंने आपको बता दी क्या कुछ है। अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ में, बदलने के साथ में k की वैल्यू कितनी बदलेगी, अगर इसको कैलकुलेशन करना हो तो वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है, बात समझेंगे। ऑन changing the temperature, value of k changes accordingly, कैसे चेंज होगी, आइए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। जैसे आपके सामने एक्सप्रेशन है k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। पहली बात, इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल साइन को हटाएंगे, बाहर करेंगे। तो इसको बाहर करने का तरीका क्या है, आप दोनों साइड का नेचुरल लॉग ले लीजिए। तो नेचुरल लॉग जब दोनों साइड का लेंगे तो क्या करेंगे, इसको आप नेचुरल लॉग में ln के बराबर लिखेंगे, ln ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ln के बराबर लिख सकते हो बेटा ln ए प्लस ln ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर। मेरे ख्याल से ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये ln ए प्लस के बाद में ब्रैकेट में यहाँ पे हम कर सकते हैं माइनस ई ए बाई आर टी एंड ln ई। बेटा ln ई की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं, तो ln के कैन बी रिटन एज ln ए माइनस ई ए बाई, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया पहली बात, ठीक, ये आपका पहली बात एक्सप्रेशन। क्लियर है। थोड़ा सा 2 मिनट का गैप लें बीच में, हल्का सा, केवल 2 मिनट का, ठीक है, 2 से 3 मिनट का।
तो वेलकम बैक यार बच्चों। ठीक है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा 5 मिनट का। देखिए आइए, ये आप देख रहे थे कि जो आर्नियस का जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर कैसे बदलने से कैसे जो वैल्यू है की वो कैसे बदलती है। तो इसका एक रिलेशन है ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो ग्राफिकल रिलेशन भी इसका आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो तो ये ग्राफिकल रिलेशन अगर आप देखोगे तो ग्राफिकल रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल रिलेशन में देखोगे तो आपके सामने क्या फॉर्मूला आया है, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। बेटा जरा ध्यान से देखना, इसमें अगर हम चाहें तो सारे पैरामीटर अलग अलग समझ सकते हैं। देखिए वाई एक्सिस पे देखिए एल एन के है, ठीक, और अगर आप देखेंगे तो ये इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस यानी सी है, और यहां पे आप देखोगे कि माइनस, ठीक, m इंटू एक्स में x की वैल्यू जो है दरअसल वो 1/t है, तो 1/t x के बराबर है। बाकी आप देखोगे कि स्लोप जो है वो माइनस, ठीक है, ई ए बाई आर है। बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्लोप इज माइनस m और वो माइनस ई ए बाई आर है। तो आपके सामने बहुत क्लियरली है कि जो स्लोप है वो माइनस ई ए बाई आर दिख रहा है बेटा, ठीक है, और अलोंग एक्स एक्सिस जो पैरामीटर है 1/t है, और जो वाई एक्सिस पे पैरामीटर वो एल एन के। तो एल एन के वर्सेस 1/t का जो कर्व आ रहा है वो कुछ स्ट्रेट लाइन का ऐसा आएगा बेटा, 1/t वर्सेस एल एन के। ग्राफ जो है वो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन डाउनवर्ड जो है, ठीक है, उसका स्लोप है, ठीक, स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है यानी कि नेगेटिव स्लोप है। तो जो स्लोप है बच्चों वो याद रखना है आपको, माइनस ई ए बाई आर है, एक चीज। अब जरा बच्चों ये समझना कि यहाँ पे जो लॉग है वो नहीं लिया गया, वो लॉग एट एक्सपोनेंशियल बेस लिया गया है ना, लॉन लिया गया। अगर लॉन को हम लॉग 10 बेस पे ले जाए तो यू नो वेरी वेल कि 2.303 से मल्टीप्लाई देना होगा, ठीक, और लॉग 10 को हम ला सकते हैं। 2.303 लॉग 10 इज इक्वल टू लॉन, ठीक। तो वो लॉन को अगर हटाते हैं, ठीक है, तो लॉन को हटा करके यानी एक्सप्रेशन है एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई अपना, ठीक, आर टी है। अगर हम एल एन के को लेके जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉग ऑफ 10 तो यू कैन राइट 2.303 लॉग 10 के बराबर, ठीक, 2.303 यहां आप ले सकते हो 2.303 लॉग 10a माइनस ई ए बाई आर टी। अब दोनों साइड में क्या करना है आपको, 2.303 को हटाना है। तो आप जानते हैं कि ये यहाँ हट करके नीचे पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा, आपको दोनों साइड में आपको क्या करना है, डिवाइड मार देना है, ठीक है। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 2.303 से, यहाँ पे भी ये डिवाइड करोगे 2.303 से, और ये यहाँ पर भी 2.303 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डन। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 2.303 ये कट गए, बचेगा क्या एक्सप्रेशन हमारे पास, बच रहा है हमारे पास एक्सप्रेशन फाइनली लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बाई, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, 2.303, ठीक है, और इसके बाद अगर देखोगे बहुत ध्यान से दिस विल बी आर इंटू टी। तो अभी जो एक्सप्रेशन आ रहा है जरा उसको आप ऑब्जर्व करो कि एक्सप्रेशन किस फॉर्म का आ रहा है ना। तो एक्सप्रेशन किस फॉर्म का आ रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो आ रहा है y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स जैसा, यानी कि y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स जैसा आ रहा है ना बेटा। अगर आप देखोगे तो फिर से यहां पर क्या है, अंतर पिछले एक्सप्रेशन से क्या है उसको मैं दिखा देता हूं। पहले आपने लिखा था एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर लिखा था बेटा आपने इंटू टी। तो यहाँ पे जो ग्राफ में अंतर आएगा वो एक जगह पे मात्र अंतर आएगा, और वो अंतर क्या आ रहा है जरा बेटा देखो ध्यान से, तो वो आप देखोगे कि अंतर ही आ रहा है स्लोप का, ओनली अंतर आ रहा है, बाकी कुछ नहीं अंतर है, अंतर स्लोप में। बाकी वाई एक्सिस पे यहाँ पे एल एन के था, यहाँ वाई एक्सिस पे लॉग के। तो ये वाला ग्राफ इधर हम इस तरीके से दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको 1/t लेना है, ठीक, एक्स एक्सिस पे, और लॉग के लेना है। ग्राफ कुछ बेटा ऐसा आएगा, ठीक, डाउनवर्ड स्लोप के साथ।
लेकिन जो स्लोप आएगा अब की बेटा हमारा जो स्लोप है वो -EA/2.303 आर आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले -EA/, यहां क्या था, पहले स्लोप क्या था, यहां स्लोप था -EA/r। तो स्लोप कहां ज्यादा है, ध्यान दीजिए, यहां स्लोप कम है, यहां पे स्लोप कम है, यहां पे स्लोप, ठीक, स्लोप, ठीक है, लेस है, ठीक, लेस स्लोप है, वहां पे ग्रेटर स्लोप है। स्लोप ज्यादा, स्लोप कम है, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पे एक बात ध्यान देनी है कि इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस जो आ रहा था ये log ऑफ ए है, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर अगर आप ध्यान देखें, ध्यान दे करके देखें तो 1/t वर्सेस यहाँ पे बेटा ln k के साथ में जब हमने ग्राफ खींचा तो इसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा का मतलब ये इस तरीके से आएगा, स्टीप आएगा, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो आप देख रहे हो -EA/r है, क्लियर है बेटा। और इंटरसेप्ट आप देखोगे ln a है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। तो अब अगर दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए हमें निकालना हो, मेरे ख्याल ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई समस्या नहीं, ठीक है, आराम से नोट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। खुश रहिए शिवांश पांडे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप बहुत आराम से जो है आसानी से इसको जो है आप समझ गए होंगे। तो अलग अलग दो टेम्परेचर के लिए अगर हम लिखें, ठीक, के को, तो क्या निकालेंगे, टेम्परेचर मान लेते हैं एक T1 है एक T2 है, ठीक है, आइए देख लेते हैं, ठीक। फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 and T2, let rate law constants are, ठीक, K1 and K2 respectively। तो बेटा उसको क्या लिखोगे, जरा ध्यान से लिखिए, आप लिखेंगे log ऑफ K1 बराबर, ठीक, ध्यान से देखिए, log A माइनस EA/2.303 R T1, एक्सप्रेशन 1 बना दीजिए इसको, ठीक। एंड log K2 कैन बी रिटन एज व्हाट बेटा, log A माइनस EA/2.303 R T2, एक्सप्रेशन नंबर सेकंड और 1 में करना क्या आपको, सेकंड में से 1 को जरा माइनस कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड -1 कर दीजिए, तो आप जानते हैं आपको मिल जाएगा log K2 माइनस log K1 बराबर, अब इसमें से ये माइनस हो रहा है तो इसका मतलब है कि log A माइनस EA/2.303 R T2 में से माइनस हो रहा है log A माइनस EA/2.303 R T1। मेरे ख्याल से बात समझ में आपको बच्चे आ गई होगी कि log A को कैंसिल हो जाना है, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये आगे आ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा बेटा EA/2.303 R ब्रैकेट में आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। चाहते तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन ये फॉर्मूला हमने आपको एक बार फिर से निकाल के इसलिए ही दिखाया ताकि आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आए कि K1 K2 क्या है और ये चेंज कैसे हो रहा है टेम्परेचर के साथ। ये बात समझनी बेटा बहुत ज्यादा जरूरी थी। अगर इस बात को हम लोग नहीं समझते तो फिर ये कहीं ना कहीं इसी तरीके की बात रह जाती है ना। ठीक है, कि खाली रटना रह जाता, तो हमें बेटा यहाँ पर रटना है नहीं, ये बात तो बहुत क्लियर है ही है। तो रटना नहीं है, बहुत क्लियरली है कि इस तरीके से लेकर के चीजों को चलना है, एक एक चीज जो है निकाल लेनी है, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं करना। वो तो फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए फॉर्मूला याद करके ही जाना है। क्लियर है? आई थिंक सो ये बात आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है, ठीक है, ये आर्नियस इक्वेशन को आप यूज करते हो। ठीक है, एक छोटी सी चीज जो आप एनसीईआरटी में भी देखते हो, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब एनसीईआरटी के अंदर जब आप इक्वेशन देखते हैं आर्नियस का, तो वहां पर बात की गई है कि स्टेरिक फैक्टर की एक जगह पर बात आई है। ये दरअसल स्टेरिक फैक्टर वाली बात क्या है ये आपको मैं समझा देता हूँ, ध्यान समझिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था, तो उसमें एक बात आई थी क्लियर कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रिएक्शन का रेट दुगना हो जाता है। ठीक है, क्लियर है?
यानी कहने का मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 200% बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या 200% बढ़ जाती है? क्या एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या 200% बढ़ जाती है? तो आंसर है नो। ये एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा मेजर किया गया कि 10 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करने से जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या मात्र और मात्र कितना बढ़ जाती है? ओनली एंड ओनली 3% ही बढ़ती है, 3%। तो अगर 3% ही तक बढ़ती है तो रिएक्शन का रेट 200% क्यों बढ़ गया? ये बड़ी विचित्र बात है। तो इसका आंसर देने के लिए ठीक बहुत सारी चीजें देखी गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कोलिजन्स हैं वो तो थोड़ा सा ही बढ़ रहे हैं लेकिन रिएक्शन का रेट क्यों 200% भाग जा रहा है? तो पता ये लगाया गया कि वास्तविकता में हो ये रहा है कि कुछ ना कुछ एक फैक्टर और भी रिस्पॉन्सिबल है, और वो फैक्टर है जब मॉलिक्यूल टकराते हैं तो देन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए ओनली ये लागू होती है बात। ठीक, किसके लिए? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए बात हो रही है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल वाली रिएक्शन के लिए नहीं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात करनी, ठीक, कि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के केस में जो कोलिजन हो रहा है वो प्रॉपर कोलिजन अगर नहीं होगा तो भले ही मॉलिक्यूल के पास एक्टिव जो है एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी है, फिर भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लेते हैं कि H2 एंड I2 की रिएक्शन हो रही है। अगर ये H2 का मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझिएगा, ये H2 का मॉलिक्यूल है और इसके सामने यहां पर एक I2 का मॉलिक्यूल है। तो अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं कोलिजन करने, तो कोलिजन अगर इस रूप में होता है जैसा कि यहां पे हम दिखा रहे हैं, अगर बेटा कोलिजन इस रूप में हुआ तो बिल्कुल ये एकदम प्रॉपर कोलिजन है, ये प्रॉपर कोलिजन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी बढ़ेगी तो तुरंत इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब बात आती है कि इम्प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है। जैसे अगर ये H2 है और इसके साथ में जब I2 की कोलिजन होने लगी, तो अगर I2 का कोलिजन होते समय ये इस तरीके से टकराया बेटा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये H है, ये H है, I एक यहां टकराया और एक I टकराया ही नहीं, तो फिर ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, प्रोडक्ट उस तरीके का नहीं बनेगा। मतलब कितना बनेगा? खाली 1 मोल बनेगा, 2 मोल नहीं बनेगा। तो ये बात आपको समझनी है कि कहीं ना कहीं ये इम्प्रॉपर कोलिजन है। इम्प्रॉपर कोलिजन के केस में प्रोडक्ट जो है, भले इन दोनों की एनर्जी बहुत है लेकिन फिर भी ये H और ये I प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो इसके लिए आर्हेनियस के इक्वेशन में बाद में क्या किया गया? एक करेक्शन किया गया। वो करेक्शन क्या किया गया, समझेंगे बात को ध्यान से। करेक्शन क्या किया गया, ठीक है, मॉडिफिकेशन क्या किया गया, ठीक है, मॉडिफिकेशन इन आर्हेनियस इक्वेशन क्या किया गया, जरा ध्यान से देखिएगा। K बराबर यहां पे P फैक्टर लगा दिया गया, स्टेरिक फैक्टर को P से डिनोट करेंगे और फिर इसके बाद में यहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए Z का यूज करेंगे। फिर यहां पे ठीक e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी को लगाना है, यानी कि जो हम ए कांस्टेंट यूज करते थे उस ए की जगह पी जेड ए बी लगेगा, यानी ए की जगह पे इंस्टेड ऑफ ए यहां पर ए बराबर पी इंटू जेड ए बी आ रहा है, जहां पर जेड ए बी क्या किस लिए यूज हो रहा है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए यूज हो रहा है। पी किसके लिए यूज हो रहा है? स्टेरिक फैक्टर के लिए यूज हो रहा है। ये बात आपको ध्यान देनी है, क्लियर है? पी इज यूज्ड फॉर स्टेरिक फैक्टर और जेड ए बी क्या बताता है बेटा? ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताता है। तो मेरे ख्याल ये बात आपको बहुत अच्छे से आज वाली ये बात समझ में आ गई होगी। ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर पाता है कि आखिरकार जो रिएक्शन का रेट है
ठीक है, जो रेट है वो किस तरीके से चेंज होता है, क्योंकि वास्तविकता में जो रेट है, ठीक, वो यहां पर ये कहा जाता है कि रेट किस तरीके से टेम्परेचर बदलने पे बदल रहा है। इसको ये दरअसल इसको यहां पर रेट लिख देते हैं, रेट बराबर रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट इस तरीके से बदलेगा, ठीक, ना कि के की बात नहीं करके रेट की सीधे बात करते कि रेट कैसे बदलता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये बराबर पी जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी से डिसाइड होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो, कि ये इस तरीके का जो है पी क्या स्टेरिक फैक्टर है, जेड ए बी क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, रेट इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। जबकि आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो आप जानते ही हैं कि क्या है। ठीक है, चलिए, क्लियरली मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर ले बच्चे। और फिर इसके कुछ हम क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि कुछ क्वेश्चन जो है आपको जो है करवा दिए जाएं। क्लियरली बच्चों, तो जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करवा दिए जाएंगे, नो डाउट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिएगा इसको अभी। बाकी ये इम्प्रॉपर कोलिजन, प्रॉपर कोलिजन हो गया, स्टेरिक फैक्टर आपने समझ लिया, ये सारी चीजें। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं कई दिन से देख रहा हूँ एक चीज कि जब भी मैं इससे जनरेट करने की कोशिश करता हूँ क्यूआर कोड, तो वो हैंग हो जाता है और फिर हम क्लास नहीं ले पाते। तो आप एक काम करिए, मैं स्लाइड चेंज करता रहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट मारते जाइए इसका। ठीक है, शुरुआत से मैं करता जा रहा हूँ इसको स्टार्ट, तो आप शुरुआत से क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसी मत लीजिए, ठीक, यहाँ से लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये पहली स्लाइड है, आपने आई थिंक सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हमने दिया था। जैसे जैसे nth में 2 ऑनवर्ड, जो सेकंड ऑनवर्ड रेट ऑफ मतलब सेकंड ऑनवर्ड जो आपका जो है ऑर्डर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक ले लिया होगा आपने। ठीक है, दूसरा जो है हम इसी से चेंज कर देते हैं रिमोट से। तो जो सेकंड है, हाँ सेकंड ये है, ये फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन k इक्वल टू 1/n-1 इंटू टी। यहाँ पे देखिए हमने इसको इस तरीके से 3 यूज किया n की जगह पे, और इस तरीके से एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। ये k के लिए एक्सप्रेशन है, k इक्वल टू 1/2t इंटू 1/a-x² माइनस 1/a²। ठीक है, अगला देखेंगे बच्चा, हाफ लाइफ बताया मैंने आपको सबके लिए। हाफ लाइफ ये जो अभी nth ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर वगैरह के लिए है। तो अगर आप देखोगे तो हाफ लाइफ इस तरीके से आप लगा सकते हो कि जहाँ पे आपका एक्सप्रेशन में टी है वहाँ टी हाफ लगाइए, और a-x की जगह a0/2 या a/2 लगा दीजिए, तो ये आपका आ जाए। आई थिंक स्क्रीनशॉट इसका भी आपने ले लिया होगा। अब आगे चलेंगे, हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये मैंने आपको दिखाया। ये 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ पे देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए, ये ग्राफ भी उसका सेकंड ऑर्डर का दिखाया आपको। टी हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर के लिए आपको हमने एक जनरल सा इक्वेशन दिखा दिया। आई थिंक सो आपने ये भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए बेटा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से हमने आर्हेनियस के इक्वेशन की बात को करना शुरू किया, और यहाँ पे आपको दिखाया कि किस तरीके से टेम्परेचर इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे आपने देखा, फॉर ईच 10 डिग्री सी चेंज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है रेट इक्वल टू R1 इंटू 2 टू दी पावर डेल्टा टी बाई 10 है बेटा। वो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है, डिवाइडेड बाई 10 है। जितना वो फैक्टर आएगा उस फैक्टर से रिएक्शन का रेट को आप चेंज करते चले जाओगे। मेरे ख्याल से 10 डिग्री सी पर दुगना हो गया, 20 डिग्री सी पर 4 गुना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस पर 8 टाइम हो गया, और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पे बेटा जो ये है ये 16 टाइम आ गया है। डन। अब अगर आगे देखेंगे तो वाई रेट और रिएक्शन चेंजेस और चेंज इन टेम्परेचर, जरा ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट मार दीजिए। बोल्टजमैन मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है,
ये बहुत कर्व इंपॉर्टेंट है, ये कर्व किस तरीके से राइट वगैरह शिफ्ट हो रहा है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आगे देखेंगे अगर ध्यान से, तो फिर आर्रहनियस इक्वेशन फॉर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर आपने देखा। तो ये जो आप यहां पे देख रहे हो, ठीक, दिस इज व्हाट, ये आर्रहनियस का इक्वेशन है जहां पे के रेट ला कांस्टेंट होता है, ए आर्रहनियस पैरामीटर है, ई एक्सपोनेंशियल रिलेशन के लिए यूज होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब कोई होता है तो ई का यूज करते हैं ये, ठीक है। ई ए क्या एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर है। ये आपका आर्रहनियस, ठीक, जो इक्वेशन है, ये इसकी बात हो गई, क्लियर है। अब अगर बात करें तो ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के चेंजेस अकॉर्डिंगली, किस तरीके से वैल्यू ऑफ के जो है वो चेंज होती है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक। तो आई थिंक सो कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये किस तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू हमने वगैरह पुट की, ठीक है। तो ये देखेंगे सारी वैल्यूज वगैरह पुट करके हमने दिखाई आपको, इसका स्क्रीनशॉट मार दीजिए आप, एक क्लियर है, क्लियर है। देन इसके बाद में अगर देखेंगे बेटा तो ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। और देन ये हमने आपको स्टेरिक फैक्टर दिखाया, जो कि आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट मार दीजिए। फिर मॉडिफिकेशन इन आर्रहनियस इक्वेशन, तो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन जब करते हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप दरअसल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे चेंज हो रहा है उसको दिखाने के लिए टेम्परेचर के साथ में यहाँ पे रिलेशन में पी जेड ए बी ले आए, जबकि इससे पहले के इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी चलता था, ध्यान से देखिए। तो अब ये ए की बजाय यहाँ पे पी जेड ए बी आ गया है, ठीक। ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, यानी कि मतलब के है, तो के ही ये भी है, के ही ये भी है, दोनों में चेंज क्या आया, पी जेड ए बी में, ठीक है। पी क्या है, स्टेरिक फैक्टर लगा दिया गया, जेड ए बी क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द केसेस ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे चेंज होता है। आई थिंक सो सारी की सारी चीजें डिस्कस हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चन, क्लियर है। लेकिन अब इसको मेरे ख्याल से आज इस क्लास में डिस्कस नहीं किया जाए, ठीक है, क्योंकि अब ऑलरेडी जो है क्लास जो नेक्स्ट है उसका टाइम हो गया है, ठीक है। तो हम लोग कल डिस्कस करते हैं, या परसों वाला जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स इसके सब के सब। तो अब ऑलमोस्ट केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर केवल इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन बचा है। तो वही मैं थोड़ा सा चेक करना चाहता था कि क्या क्या चीजें अभी आपको और देनी है। तो आई हैव चेक्ड कि मैं आपको जो थोड़ा सा टॉपिक एक बचा हुआ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है वो दे दूं अगली क्लास में, और साथ में जितना भी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो सब करवा के यानी कि जो लेक्चर नंबर चल रहा है 5 मैंने अलॉटेड किए हैं, लगभग कुछ नहीं तो 10 से 11 लेक्चर। तो अगले 5-6 लेक्चर जो होंगे केमिकल काइनेटिक्स का, जम के जितना आपको डाउट हो वो पूछ लीजिए, जितना भी आपको कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लीजिए, वो सब क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब लगाते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए अब जो परसों क्लास चलेगी यानी कि थर्सडे को, उस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे। और फिर से आपको एक बार ढेर सारी बधाइयां, आपका चैनल आपका अपना चैनल है जो कि यहाँ पर मोनेटाइज कर दिया है यूट्यूब ने। आप सबकी मेहनत है, अथक प्रयास है, और कहीं ना कहीं आप सबने बहुत सहयोग किया, सभी बच्चों ने काफी प्यार दिखाया। तो अब बारी है सब्सक्राइब करने के साथ साथ में, अगर आप अपने चैनल को, आपके अपने चैनल को और आगे बढ़ाना है आपको, तो कहीं ना कहीं ज्वाइन करिए, मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए, कहीं ना कहीं चैनल को चलाने के लिए, ठीक है। आप थोड़ा सहयोग जरूर डालिए जितना आपसे हो पड़ता है। तो वहां पर कई सारे लेवल हैं, तो उसको जरूर जो है आपको करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो जरूरत है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत जरूरी होती हैं। तो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसमें यूज होता है कोई ना कोई रिसोर्स। तो इसलिए जो है आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, जहां पर आपको लगता है वहां आप उस लेवल का सहयोग कर सकते हैं। बाकी हम लोग कोई फीस वगैरह चार्ज करते नहीं, आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कोई फीस आपसे नहीं ली जा रही है, लेकिन जहां जहां आपको अच्छा लगेगा जरूर सहयोग करिएगा। एलिमेंट एड्यूटेक आपका अपना चैनल है बच्चों, ठीक है। मन, ठीक है, एकदम बना लीजिए कि एलिमेंट एड्यूटेक यार हमारा अपना चैनल है,
और इसमें चलने वाली क्लासेस जो चलती हैं वो फुल ऑन आपके लिए केवल मैं बनाता हूं, आपके लिए केवल करता हूं, क्योंकि मेरी एक ही इच्छा है कि ये चैनल कहीं ना कहीं देश का नंबर 1 चैनल बने और ये जाना जाए कि एलिमेंट एड्यूटेक स्टूडेंट्स का चैनल है। और केमिस्ट्री के बारे में एक नया रिवोल्यूशन आया था 12 दिसंबर 2022 को, जो कि मैं चाहता हूं कि आने वाले 1-2-3 साल के अंदर अंदर वो रिवोल्यूशन जो है वो पूरे इंडिया में फैल जाए और बच्चे की जुबान पर एलिमेंट एड्यूटेक होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबको ढेर सारी बधाइयां बेटा, आप सबने प्रयास किया, आप सबने बहुत सारी मेहनत की, साथ में लगे रहे, आपने साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, आज ही देखिए, आज ही इतना बड़ा मोनेटाइजेशन हुआ, आज ही सब कुछ हुआ और उसके बाद में आज ही के दिन हमारा एसी का जो स्विच है वो गड़बड़ हो गया और अब पूरी तरीके से असहाय हो गए। इतनी गर्मी अंदर होती है कि हम क्लास नहीं ले सकते थे, तो उसको किसी तरीके से जो है वो जो स्विच होता है जहां से सब होता है वो सब कुछ जो है, ठीक है, एन मौके पे ही वो गड़बड़ी हुआ था। तो फिर मैंने खुद ही उसको जो है कोशिश किया कि उसको सुधारा जाए, उसको सुधारा है नहीं आऊ जैसे तैसे, क्योंकि मैं अगर जाऊं इलेक्ट्रीशियन के पास जाऊं उसको लेके आऊं, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो उस समय पढ़ने से और डिले होता है। तो मेरी इच्छा थी कि नहीं, जो शेड्यूल है वो चले, जैसे शेड्यूल बना हुआ वैसे वो क्लास चल जानी चाहिए। तो क्लास चली, बहुत खुशी की बात है। थोड़ी सी लेट चली, कोई समस्या नहीं, मेरे ख्याल से मेरे बच्चे जो है मेरे अपने हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जो होते हैं वो थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव होता है तो उसको जरूर कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं उसमें। ठीक है, तो आपका सबका सहयोग अपेक्षित है हमेशा के लिए और आप लोग करते भी हो, मैंने देखा है। आप अपना जो चैनल है ये आपका, उसमें आपका प्यार देखने को मिलता है बेटा, और यही चीज जरूरी है। जीवन में कमाया किसने है? जिसने नाम कमाया है ना, जिसने प्यार कमाया उसने कमाया। बाकी पैसा कमाना एक अलग चीज है, ये अलग ही डोमेन ही अलग है, उसको अलग रखते हैं। स्टूडेंट्स के बीच में और टीचर के बीच में एक बार जो ये प्रेम का रिश्ता है, ठीक है, जो ये संबंध है, ये तगड़े होने चाहिए। इसकी मजबूत नींव होगी तो बड़ी दूर तक जाइएगा। जिस रिश्ते की बुनियाद पैसों पे होती है वो रिश्ते तब खत्म हो जाते हैं जैसे ही पैसा खत्म होने लगता है। तो ये जो है रिश्तों की बुनियाद कभी पैसों पे नहीं रखनी चाहिए। ये जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं इसमें गुरु दक्षिणा तो बनती है गुरु की, लेकिन वो बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि बच्चे गुरु दक्षिणा क्या करते हैं। ठीक है, अगर उनकी इच्छा हो तो वो कुछ करें, इच्छा है तो नहीं करें। और उसके लिए यूट्यूब जो है ठीक कहीं ना कहीं चला ही रहा है सब कुछ चीज, सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए। हम लोग कहीं ना कहीं एलिमेंट एड्यूटेक चैनल के लिए पूरी तरीके से पूरी टीम कमिटेड है, आप, हम और जो टेक्निकल टीम है, कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि अगर क्यूआर कोड आज जनरेट अभी हो जाए तो इनको थोड़ा सा एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, शायद ही मान जाए। ठीक, क्यूआर कोड अगर जनरेट हो गया तो आप उसको जो है स्कैन जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, तो विदा लेते हैं अभी इस क्लास से। कल मिलते हैं सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि आप जो पढ़ रहे हैं टॉपिक्स, उसमें वो टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, यू नो वेरी वेल। वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं एवरेज मॉलिक्यूलर मॉस का टॉपिक कल चला था, बहुत जबरदस्त क्लास थी वाली, वो मैंने कर दिया कंप्लीट। इंपिरिकल फॉर्मूले की क्लास होगी, परसेंटेज कंपोजिशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बचे हुए हैं। लेकिन फिर उसके बाद में हम जाएंगे मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, देन मोल कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स, यानी स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो अच्छे से करना है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उतना आसान चैप्टर नहीं होता जितना कि लिया जाए उसको, तो उतना आसानी से नहीं लेना है उसको, बहुत उसको टफ टास्क समझ करके करना है ताकि उसमें से कई मार्क्स फिसले नहीं। ठीक है बेटा, तो चलिए एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयां आप सबको, मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग। और जैसे ही ये क्यूआर कोड आता है इसको हम कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देंगे। ठीक है बेटा, चलिए। अंकिता, इसमें क्या है, अगर ज्वाइन करेंगे तो उसमें लेवल है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम लेवल है। 89 रुपीज से ज्वाइनिंग होती है, 89। ठीक है, उसमें आप देखोगे तो ज्वाइन बटन पे जाओगे तो ज्वाइन मेंबरशिप करेंगे तो उसमें बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, 89 रुपीज। मेरे ख्याल से 89 रुपीज इज नॉट अ बिग डील। ये आपका अपना चैनल है, इसके लिए तो 89 रुपीज कई सारे खर्च किए जा सकते हैं। अरे वाह भाई वाह, अगर आज देखिए आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, ये तो जनरेट हो गया क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड जनरेट हो गया तो इसको आप स्कैन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों जरूर, ताकि आपका जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल तुरंत मिल जाए एज इट इज। ठीक है बेटा, चलिए।
चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में कल बेटा। Thank you students for watching your favorite channel Element EduTech। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करते रहिएगा बच्चे।